डियर स्टूडेंट्स, सॉइल मैकेनिक्स की वीडियो सीरीज में आज हम परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल के इस वीडियो लेक्चर में हम निम्नलिखित टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक हैं डेफिनेशन ऑफ परमिएबिलिटी, डार्सीज लॉ, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, method for determining permeability of soil and factor affecting permeability of soil। परमिएबिलिटी किसी भी पोरस मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा कोई भी लिक्विड उस पोरस मीडिया के थ्रू आसानी से फ्लो हो जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक सॉइल मास है। चूँकि हम जानते हैं कि सॉइल मास सॉलिड पार्टिकल्स और वॉइड स्पेस से मिलकर बना होता है। ओके, यदि वॉइड स्पेस किसी भी सॉइल मास में प्रेजेंट हैं तो उसमें वाटर इन वॉइड स्पेस के थ्रू फ्लो हो जाता है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी सॉइल की जिसके कारण कोई भी लिक्विड या स्पेशली वाटर उसके पोर्स के थ्रू फ्लो हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी कहते हैं। आखिर सॉइल मैकेनिक्स में परमिएबिलिटी का इम्पोर्टेंस क्यों है, इसको हम निम्नलिखित बेसिस पे समझते हैं। पहला है सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग, सेकंड है यील्ड ऑफ बेल, तीसरा है सीपेज थ्रू एंड बिलो द अर्थ स्ट्रक्चर एंड चौथा हाइड्रोलिक स्टेबिलिटी। पहला है सेटलमेंट ऑफ सॉइल, मतलब किसी भी सॉइल की परमिएबिलिटी किसी भी सॉइल की सेटलमेंट को कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक कोई कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल है। ओके, उसके ऊपर एक किसी हैवी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन किया गया है। अब चूंकि स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन किया गया है तो यह स्ट्रक्चर उस सॉइल पे एक कांस्टेंट लोड लगाएगा फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। और हम जानते हैं यदि किसी सैचुरेटेड सॉइल पर एक कांस्टेंट लोड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया जाता है तो सॉइल में क्या होने लगता है? कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाता है। और कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल मास ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट लोड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अब चूंकि उस सॉइल से वाटर क्या होने लगेगा? निकलने लगेगा। और वाटर निकलेगा, एक्सट्रैक्ट होगा तो सॉइल का कैसा होगा? सेटलमेंट होगा। तो इससे सीधा सा संबंध है, यदि किसी भी सॉइल की परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो सॉइल में सेटलमेंट अधिक होगा, और यदि परमिएबिलिटी कम है सॉइल में तो उसका सेटलमेंट क्या होगा? कम होगा। दूसरा है यील्ड ऑफ बेल। यहाँ पे यील्ड ऑफ बेल का मतलब होता है किसी भी कुएं से हम यूनिट ड्यूरेशन में कितना पानी निकाल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यील्ड ऑफ बेल बोलते हैं। यदि कोई भी सॉइल पोरस है, और पोरस का मतलब किसी भी सॉइल की यदि पोरोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसकी परमिएबिलिटी भी ज़्यादा है। और यदि किसी भी सॉइल की परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो उस बेल से हम कम समय में ज़्यादा पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब उस यील्ड ऑफ बेल ज़्यादा होगी। और यदि किसी भी सॉइल की परमिएबिलिटी कम है तो इसका सीधा संबंध उसकी यील्ड ऑफ बेल से है। इस केस में यील्ड ऑफ बेल भी कम होगी। तीसरा होता है सीपेज थ्रू अर्थ स्ट्रक्चर। जनरली जो अर्थ स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अर्दन डैम्स होते हैं। अब यदि हमारी सॉइल की परमिएबिलिटी ज़्यादा है तो उस डैम्स के थ्रू सीपेज लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, और यदि परमिएबिलिटी कम है तो उस डैम से जो सीपेज के कारण जो वाटर होता है उसका लॉस कम होगा। ओके, यही कारण है कि जो डैम की जो हार्टिंग होती है, मतलब इनर पोर्शन होता है, वो एक ऐसी सॉइल से उसका निर्माण किया जाता है जिसकी परमिएबिलिटी क्या हो? कम हो। इसी वजह से अर्दन डैम के कंस्ट्रक्शन में हार्टिंग के केस में क्लेई सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल का उपयोग किया जाता है। चौथा है हाइड्रोलिक स्टेबिलिटी। हाइड्रोलिक स्टेबिलिटी किसी भी सॉइल की भी परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। यदि कोई भी सॉइल की परमिएबिलिटी ज़्यादा है तो वो हाइड्रोलिक स्टेबिलिटी उस सॉइल की कम होगी, और यदि परमिएबिलिटी कम है तो उस सॉइल की हाइड्रोलिक स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसके अलावा किसी भी यदि हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में फ़िल्टर्स की डिज़ाइन करना चाहते हैं
तो उनकी डिजाइनिंग प्रोसेस में भी परमेबिलिटी ऑफ सॉइल एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जनरली हम जानते हैं कि किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर का फिल्ट्रेशन सैंड बेड्स के थ्रू किया जाता है। मतलब डिफरेंट टाइप्स की सैंड की लेयर्स ले की जाती हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेडेशन, और उस लेयर्स में के थ्रू वाटर को फ्लो किया जाता है, और वाटर जिस वजह से क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे फिल्टर्स मीडिया जिसमें सैंड का उपयोग किया गया है, रॉ वाटर को एंटर किया है, और फिल्टर्ड वाटर हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा पाइपिंग जो अर्दन डैम होते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, पाइपिंग होती है। पाइपिंग का सीधा से संबंध होता है कि चूंकि सॉइल कैसी होती है, पोरस मटेरियल है। अब पोरस मटेरियल है तो उसमें से वाटर क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। तो वाटर जब फ्लो होता है तो वो अपने साथ सॉइल के पार्टिकल्स को भी बहा कर ले जाता है। इस वजह से कंटिन्यू पाइप टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है अर्दन डैम्स में, जिसे क्या बोलते हैं, हम पाइपिंग बोलते हैं। तो पाइपन के प्रिवेंशन के लिए भी परमेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। डार्सीज लॉ, परमेबिलिटी को समझने के लिए डार्सीज लॉ एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अब डार्सीज लॉ कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, इसकी सबसे पहली कंडीशन है कि सॉइल कैसी होनी चाहिए, फुली या कम्प्लीटली सैचुरेटेड होना चाहिए, और हम यह एज्यूम करेंगे कि फ्लो कैसा है, वन डायमेंशनल है। यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, या तो फ्लो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा या फ्लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। अब डार्सीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी पोरस मीडिया जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, स्पेशली सॉइल के केस में, तो जो उसकी सीपेज वो डिस्चार्ज वेलोसिटी या सीपेज वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की होती है। या डार्सीज लॉ के अकॉर्डिंग यदि हमें किसी भी सॉइल का डिस्चार्ज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है स्मॉल q बराबर होता है KIA, और यदि वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी बराबर होता है K इंटू आई। तो जहाँ पे K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, स्मॉल q डिस्चार्ज है, I हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, और A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल है। चूँकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, एक रेशियो होता है हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो, तो डेल्टा H/L, यानी यह एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। और चूँकि हम जानते हैं कि डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू एरिया, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, KIA, तो फाइनल Q बराबर होता है KIA। डार्सीज लॉ को हम अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि किसी भी साइट कंडीशन पर एक सॉइल हमने कंसीडर की है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है, जिसे हमने फिगर में शो किया गया है। इसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं और सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में क्या है, वॉइड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम कैपिटल A जो क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स और वॉइड्स शामिल हैं। अब इस सॉइल मास की जो लेंथ है हमने मान लिया है L है। अब H1 पॉइंट से वाटर कहाँ तक फ्लो हो रहा है, H2 पॉइंट तक फ्लो हो रहा है। जहाँ पे वाटर एंटर कर रहा है फुली सैचुरेटेड सॉइल में, वहाँ पे वाटर का हेड क्या है, H1 है। मतलब वहाँ पे एक हमने पीजोमेट्रिक ट्यूब लगाई है, और वाटर जितनी हाइट तक पीजोमेट्रिक ट्यूब में राइज कर जाएगा वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड होगा एट H1। अब जैसे ही L लेंथ में वाटर फ्लो होगा तो H2 पे प्रेशर हेड क्या आया, H2 आया। मतलब एग्जिट पॉइंट पे प्रेशर हेड क्या है, H2 है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लो के कारण वहाँ पे क्या होगा, हेड लॉस होगा, जो किसके बराबर है, डेल्टा H के बराबर है। अब डार्सीज लॉ ने ये कहा था कि फुली सैचुरेटेड सॉइल के केस में जो डिस्चार्ज वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर होती है। तो इस केस में V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बराबर क्या होता है, डेल्टा H अपॉन L, जहाँ पर डेल्टा क्या है, हेड लॉस है, और L क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो है। तो V बराबर फाइनली क्या हो जाएगा, K इंटू आई, जहाँ पे K किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अब चूंकि हम जानते हैं कि डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो यदि हम वेलोसिटी की इसमें वैल्यू रख देंगे तो Q बराबर हो जाएगा KIA।
अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि यदि आप इस फिगर में देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि जो डिस्चार्ज होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एरिया और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। यदि किसी भी एरिया ऑफ फ्लो ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी किसी पार्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए, और यदि एरिया ऑफ फ्लो कम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वहाँ वेलोसिटी कम होगी, और जहाँ पे एरिया कम है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, अब अभी डार्सीज लॉ के केस में क्या है कि जो अपन ने डिस्चार्ज लिया है वो क्या बराबर है, ए इंटू भी, और भी क्या है, के आई के बराबर। तो यहाँ पे जो ए है वो कैसा लिया है, टोटल एरिया लिया है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स का एरिया भी शामिल है और उसमें वाइड स्पेस भी शामिल है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में हम जानते हैं कि जो वाटर फ्लो होगा सॉइल पोरस मीडिया में वो केवल किसके थ्रू फ्लो होगा, एरिया ऑफ वाइड्स के थ्रू फ्लो होगा, ना कि टोटल एरिया के थ्रू। तो डार्सीज ने किसको कंसीडर किया है, एवरेज कंडीशन को कंसीडर किया है। अब हम जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के बराबर, यदि Q बराबर है A इंटू बी, जहाँ पे A है टोटल एरिया और B क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी। अब एक दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है इसी केस में, Q बराबर ए बी इंटू वी एस, जहाँ पे ए बी क्या है, एरिया ऑफ वाइड्स। एक्चुअल प्रैक्टिस में वाटर कहाँ किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, वाइड्स के थ्रू, और वी एस क्या कहलाती है, सीपेज वेलोसिटी। तो इस केस में वी एस बराबर हो जाएगा Q अपॉन ए बी। ओके, इक्वेशन 1 किसको बता रहा है, Q बराबर है A इंटू भी। इक्वेशन 2 किसको बता रहा है, Q बराबर है ए बी इंटू भी एस, और भी एस बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए बी, जहाँ पर ए बी क्या है, एरिया ऑफ वाइड्स। ओके, तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए। डिस्चार्ज बराबर है तो A इंटू भी बराबर हो जाएगा ए बी इंटू भी एस। तो इस केस में भी एस बराबर हो जाएगा A इंटू भी डिवाइडेड बाई ए बी। इसको फाइनली क्या लिखा जा सकता है, A अपॉन ए बी, जहाँ पे A है टोटल एरिया और ए बी क्या होता है, वॉल्यूम एरिया ऑफ वाइड्स, इंटू भी। चूँकि हम पोरोसिटी को जानते हैं, पोरोसिटी किसका रेशियो होता है, एरिया ऑफ वाइड्स ऑफ सॉइल मास टू द टोटल एरिया। तो n बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन ए, या 1/n बराबर हो जाएगा कैपिटल A अपॉन ए बी। तो फाइनली सीपेज वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर हो जाएगी, डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन n। यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि यदि हम डिस्चार्ज वेलोसिटी बेसिकली सीपेज वेलोसिटी से क्या होती है, कम होती है। सीपेज वेलोसिटी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन को हमने अप्लाई किया है। पहले डार्सीज लॉ में हम किसको कंसीडर करते थे, टोटल एरिया को। तो टोटल एरिया के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्चार्ज वेलोसिटी। चूँकि एक्चुअल प्रैक्टिस में फ्लो किसके थ्रू होता है, वाइड्स के थ्रू होता है, तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी जब फ्लो वाइड्स के थ्रू हो रहा है तो वो क्या कहलाती है, डिस्चार्ज वेलोसिटी, जिसे हम वी एस से डिनोट करते हैं। और वी एस बराबर होता है कैपिटल V अपॉन एन, जहाँ पे एन क्या होता है, पोरोसिटी ऑफ सॉइल। और सीपेज वेलोसिटी हमेशा डिस्चार्ज वेलोसिटी कैपिटल V से ज़्यादा होती है, और जहाँ पे सीपेज वेलोसिटी को हम वी एस से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, अलग अलग सॉइल के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है कि उस मतलब कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को हम के से डिनोट करते हैं। क्योंकि डार्सीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है, डिस्चार्ज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो इसको फाइनली भी बराबर के आई के बराबर लिखा जा सकता है, जहाँ पे के क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। और इसकी जो यूनिट होती है वो किसके सिमिलर होती है, वेलोसिटी की यूनिट के सिमिलर होती है। ओके, अब सॉइल अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए किस टाइप का कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा। यदि ग्रेवल है तो उसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के की वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सैंड के केस में होती है 1 से लेकर 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिल्ट के केस में होती है 10⁻³ से 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्ले के केस में होती है लेस देन 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ग्रेवल के केस में के की वैल्यू ज़्यादा है और सबसे कम किसके केस में है, क्ले सॉइल के केस में है।
तो क्लेई सॉइल कैसी होती है, इम्परमीबल नेचर की होती है जनरली, और ग्रेवल क्या होती है, हाईली परमीबल होती है। तो के वैल्यू के आधार पर इनकी 4 कैटेगरीज होती हैं। ग्रेवल किस में आती है, परवियस सॉइल में आता है, सैंड भी परवियस सॉइल में आता है, सिल्ट को हम स्लाइटली परवियस सॉइल बोलते हैं, और क्ले को इम्परवियस सॉइल कहते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ परकोलेशन जिसे हम Kp से डिनोट करते हैं, Kp बराबर होता है K/N। यदि जो कॉफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी K है, यदि उसको पोरोसिटी से डिवाइड कर दें तो एक हमें नया कांस्टेंट मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। Kp बराबर होता है K/N। मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग परमिबिलिटी ऑफ सॉइल। किसी भी सॉइल की परमिबिलिटी या कॉफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को कैलकुलेट करने की 4 मेथड हो सकती हैं। पहली होती हैं लेबोरेटरीज मेथड, इसमें 2 आती हैं, कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, और दूसरा होता है वेरिएबल हेड परमिबिलिटी टेस्ट। सेकंड होती है फील्ड मेथड, इसमें 2 प्रकार की फील्ड मेथड होती हैं, पंपिंग आउट टेस्ट और पंपिंग इन टेस्ट। तीसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड, इसमें हम बेसिकली किसी प्रकार का टेस्ट नहीं करते हैं, बेसिकली कुछ वैल्यू अदर टेस्ट रिजल्ट के आधार पर हम सॉइल की परमिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली अप्रोच होती है कंप्यूटेशन फ्रॉम द पार्टिकल साइज और इट्स स्पेसिफिक सरफेस एरिया। यदि हमें सॉइल की पार्टिकल साइज पता हो और उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया पता हो तो हम सॉइल की परमिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा होता है यदि हमारे पास कंसोलिडेशन टेस्ट लेबोरेटरी में हमने किया हो और उसके हमारे पास टेस्ट रिजल्ट मौजूद हों तो उनकी हेल्प से हम किसी भी सॉइल की परमिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथा होता है कैपिलरिटी परमिबिलिटी टेस्ट। चूँकि परमिबिलिटी बेसिकली जो अदर मेथड हैं या फील्ड मेथड हो या लेबोरेटरीज मेथड हो, उनकी कंडीशन होती है कि सॉइल हमेशा सैचुरेटेड होनी चाहिए। लेकिन यदि हमारी सॉइल फुली सैचुरेटेड ना हो और उस सॉइल की हमें परमिबिलिटी को कैलकुलेट करना हो या पता करना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैपिलरिटी परमिबिलिटी टेस्ट। बेसिकली यह टेस्ट अनसैचुरेटेड सॉइल की परमिबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए उपयोग किया जाता है। कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट। कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट बेसिकली एक क्या है, लेबोरेटरी मेथड है। अब इसकी 2 कंडीशन होती हैं। सबसे पहला कि कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब इस टेस्ट के द्वारा हम सैंड और ग्रेवल की ही परमिबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस टेस्ट इज़ नॉट सूटेबल फॉर क्ले एंड सिल्ट। और दूसरी कंडीशन है कि इसमें जो सॉइल होनी चाहिए, चाहे सैंड या ग्रेवल के केस में, वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड होनी चाहिए। इस टेस्ट की प्रोसीजर को हम आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक सॉइल सैंपल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया L है। ओके, अब हमें इसमें एक कांस्टेंट हेड को मेंटेन करना पड़ता है। ऊपर से हम एक वाटर इनलेट कर रहे हैं और बाहर से क्या हो रहा है, क्यू के फॉर्म में डिस्चार्ज आउटलेट हो रहा है। हमने सबसे पहले एक क्या लगाई है, पीजोमेट्रिक ट्यूब को इंसर्ट किया और वहाँ पे हमने इसका क्या मेजर किया, हेड मेजर किया। जो फर्स्ट जो अपर ट्यूब है वहाँ पे अपन ने मान लिया वो कैसा है, H1 है। अब जैसे ही बॉर्डर फ्लो होगा तो L लेंथ जो क्या है, सीपेज लेंथ है, इसमें L लेंथ में बॉर्डर ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे एक दूसरी पीजोमेट्रिक ट्यूब रखेंगे और इसमें एक कांस्टेंट हेड लॉस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। मान लिया कि दोनों में जो हेड का डिफरेंस है ट्यूब में H है और ये यदि कांस्टेंट मेंटेन हो जाता है तभी हम इस मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, परमिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं। अब चूंकि डार्सीज लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है डिस्चार्ज बराबर होता है KIA, जहाँ पे K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, I क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल स्पेसिमेन या सैंपल। अब आप इस फिगर में देखिए, डिस्चार्ज हमें पता है Q है। ओके, डिस्चार्ज को कैसे निकाल सकते हैं, एक अपन कंटेनर लगाते हैं
उसका अपन को वॉल्यूम पता रहता है और कितने टाइम में उसमें वो पानी कलेक्ट हुआ है। तो वॉल्यूम अपन टाइम करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, डिस्चार्ज। ओके, डिस्चार्ज पता है इस केस में कि अपन को अननोन है। आई कहलाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस यानी एच और लेंथ ऑफ ट्रबल, वाटर ट्रबल। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई एल। और इस सॉइल सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको पता होगा ए। तो के बराबर फाइनली क्या हो जाएगा, क्यू एल अपॉन ए एच। वेरिएबल हेड या फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, यह भी एक लेबोरेटरी मेथड है सॉइल की परमेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला, वेरिएबल हेड या फॉलिंग हेड मेथड फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल होती है। अब ये सॉइल हो सकती हैं या तो क्ले होगी या सिल्ट होगी। और दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो सॉइल का सैंपल कैसा होना चाहिए, अनडिस्टर्ब्ड सिलेंड्रिकल सैंपल का अपन उपयोग करते हैं। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल का मतलब होता है कि जिस तरीके की सॉइल जिस कंडीशन में साइट पे अवेलेबल है उसी तरीके की सॉइल हमें लैब में उसका उपयोग करना है। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करेंगे उसके स्ट्रक्चर्स में। वेरिएबल या फॉलिंग हेड टेस्ट में हम एक स्टैंड पाइप का उपयोग करते हैं। आप फिगर में देख रहे हैं कि एक पतली सी स्टैंड पाइप शो की गई है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, डीए है। ओके, बीच में एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन का उपयोग किया गया है। अब मान लीजिए कि इस सिलेंड्रिकल पाइप में, ट्यूब में वाटर की हाइट एक सर्टेन डाटम से h1 थी जब टाइम क्या था, 0 था। अब हमने वाटर को फ्लो होना स्टार्ट कर दिया है सॉइल सैंपल के थ्रू, मतलब उसमें सीपेज स्टार्ट हो गया है। तो टी टाइम पे हमने फिर से इसमें वाटर लेवल को मेंटेन किया H2। तो इस केस में उस कांस्टेंट हैंड में हेड लॉस दोनों के बीच में क्या था, फिक्स था, H है। अब इसमें जो वाटर है, हेड है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब टाइम इक्वल टू 0 था तब हेड इसमें क्या था, एक सर्टेन डाटम से H1 हाइट तक इस पाइप में पानी भरा हुआ था। जब टाइम टी हो गया तो यह पानी कितनी हाइट तक रह गया, H2 तक हो गया। ओके, तो फॉलिंग हेड टेस्ट में जो फॉर्मूला होता है के का, वो होता है 2.303 स्मॉल ए इंटू एल डिवाइडेड बाई कैपिटल ए इंटू टी इंटू log 10 H1 बाई H2, जहाँ पे ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, एल क्या है, लेंथ ऑफ सैंपल। ओके, जो सॉइल सैंपल उसकी लेंथ क्या है, कैपिटल ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, और टी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। मतलब जैसे जब H1 हाइट थी वाटर की स्टैंड पाइप में तब टाइम क्या था, 0 था टी बराबर, और जब H2 हाइट हो गई तो टाइम क्या हो गया, टी के बराबर हो जाएगा। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट है स्मॉल टी। H1 और H2 क्या है, हेड या हाइट ऑफ वाटर फ्रॉम अ सर्टेन डाटम इन स्टैंड पाइप। फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिबिलिटी, मतलब किसी भी सॉइल की परमिबिलिटी आपने देखा होगा ज़्यादा होती है, किसी भी सॉइल की परमिबिलिटी कम होती है। मतलब अभी आपने वैल्यू भी देखी थी टेबल में, जिसमें क्ले की वैल्यू परमिबिलिटी क्या थी, कम थी, लेकिन ग्रेवल के केस में परमिबिलिटी ऑफ सॉइल क्या थी, ज़्यादा थी। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं सॉइल की जिसके कारण परमिबिलिटी मोस्टली अफेक्ट होती है। सबसे पहला होता है पार्टिकल साइज। किसी भी सॉइल की जो परमिबिलिटी होती है वो उसकी पार्टिकल साइज़ पर डिपेंड करती है। जितने फाइन पार्टिकल्स होंगे सॉइल की परमिबिलिटी कम होगी, जितने कोर्सर पार्टिकल्स होंगे सॉइल की परमिबिलिटी ज़्यादा होगी। जहाँ पे परमिबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D10 का स्क्वायर, जहाँ पे D10 क्या कहलाता है, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ओके, तो के बराबर होता है C इंटू D10 का स्क्वायर, जहाँ पे C क्या है, एक कांस्टेंट है, और D10 क्या है, इफेक्टिव साइज इन mm। तो इसमें के किस में अपन को मिलेगा, परमिबिलिटी ऑफ सॉइल इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, और D10 क्या है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल इन mm, और कांस्टेंट क्या रखा जाता है, 0.4 से 1.02। लेकिन यदि हम इसको चेंज कर दें के को, के बराबर होता है 100 इंटू D10 का स्क्वायर, तो इस केस में के भी सेंटीमीटर पर
सेकंड में होगा, और D10 की वैल्यू भी हम किस में रखेंगे, mm की जगह सेंटीमीटर में रखेंगे। ओके, लेकिन इस ए फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब परमिबिलिटी 10⁻³ से कम हो या इसके बराबर होता है। दूसरा होता है कि जो परमिबिलिटी होती है सॉइल की, वो किस पर डिपेंड करती है, वॉइड रेशियो पे भी डिपेंड करती है। तो परमिबिलिटी ऑफ सॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EQ/1 + E। अगर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है तो K बराबर होता है CEQ/1 + E, जहाँ पे C क्या है, शेप फैक्टर होता है। अब यदि हम दो सॉइल की परमेबिलिटी को कंपेयर करना चाहते हैं तो K1/K2 बराबर हो जाएगा C1E1Q/1 + E1 होल डिवाइडेड बाय C2E1Q/1 + E2। सैंड के केस में यह और सिंपल हो जाता है, K1/K2 बराबर हो जाएगा E1² लेकिन यदि हमारी सॉइल कैसी है, सिल्ट या क्ले है, यानी फाइन ग्रेन सॉइल है, तो इस केस में दोनों का रेशियो log K1/log K2 बराबर हो जाता है E1/E2। तीसरा होता है इफेक्ट ऑफ परमिएंट। यहाँ पे परमिएंट का सिंपल सा मतलब है कि जो लिक्विड है या वाटर है उसकी विस्कोसिटी और आसपास का जो लोकल का टेम्परेचर है उसका क्या इफ़ेक्ट रहता है सॉइल की परमिबिलिटी पर। बेसिकली जो सॉइल की परमिबिलिटी होती है वो लिक्विड या वाटर की विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और यदि टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो परमिबिलिटी ऑफ सॉइल भी इंक्रीज हो जाती है। ओके, एज पर IS 2720 पार्ट 70 के अनुसार इंडिया में परमिबिलिटी को 27 डिग्री सेल्सियस पर रिपोर्ट किया जाता है। तो K27 बराबर होता है μT/μ27 × KT, जहाँ पे म्यू क्या है, विस्कोसिटी ऑफ सॉइल या डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ सॉइल एट करस्पॉन्डिंग टू T टेम्परेचर और करस्पॉन्डिंग टू 27 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे सिंपल सा फंडा यह है कि परमिबिलिटी ऑफ सॉइल विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चौथा है शेप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का यदि जो शेप फैक्टर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है सरफेस एरिया की। ओके, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यदि कोई भी सॉइल फुली सैचुरेटेड है तो उसकी परमिबिलिटी अनसैचुरेटेड सॉइल की कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। मतलब K ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज लेस देन K ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल। इफेक्ट ऑफ फैब्रिक, यहाँ पे फैब्रिक का मतलब है कि सॉइल का सैंपल अनडिस्टर्ब्ड है या डिस्टर्ब्ड है। फॉर एग्जांपल, यदि क्ले सॉइल है और उसका फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर है और उसको अपन ने रिमोल्डिंग करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डिस्पर्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, तो इस केस में क्या होता है, K ऑफ डिस्पर्स्ड सॉइल इज लेस देन K ऑफ फ्लैकुलेटेड सॉइल। मतलब फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर है यदि क्ले सॉइल का तो उसकी परमिबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डिस्पर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्ले सॉइल। इसके अलावा इम्प्यूरिटीज़, यदि हमारे वाटर में इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट हैं तो परमिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा कुछ कैटाइंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो चार्ज रहता है पार्टिकल्स के सरफेस पर उस पर भी परमिबिलिटी डिपेंड करती है। अब पहले मान लेते हैं कि सॉइल का क्ले का मिनरल्स कैसा है, मोंटमोरिलोनाइट है। तो यदि सोडियम तो सबसे कम किसके केस में होगा, पोटेशियम के केस में, उससे ज़्यादा परमिबिलिटी किस में होगी, सोडियम के केस में, देन उससे ज़्यादा हाइड्रोजन के केस में, और सबसे ज़्यादा होगी कैल्शियम के केस में। ओके, यदि कायोलाइनाइट मिनरल्स है तो उसकी परमिबिलिटी जो उस पर कैटाइंस प्रेजेंट हैं इस प्रकार डिपेंड करेगी, सबसे कम सोडियम, फिर पोटेशियम में ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा कैल्शियम की होगी, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, हाइड्रोजन्स के केस में होगी। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, यदि किसी भी सॉइल पे स्ट्रेस अप्लाई की जाए, मतलब सिंपल सा उस पर लोड अप्लाई किया है तो उसका क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्शन हो जाएगा। तो किसी भी सॉइल की यदि इफेक्टिव स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं तो जिसकी वजह से उसका कॉम्पैक्शन होगा, कॉम्पैक्शन होगा तो उसकी वाइड स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वाइड स्पेस कम हो जाने के कारण सॉइल की परमेबिलिटी भी कम हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।